वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीरीज करंट अफेयर की हमने शुरू की है, इसमें हम द हिंदू में जितनी भी जो न्यूज़ होती है उसको कवर करते हैं। मेन टारगेट हमारा यही है कि प्रॉपर न्यूज़ को डिस्कस करना, ताकि हमें प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ जो है वो प्रिपेयर करने में हेल्प मिले। प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग की तरफ भी हमारा फोकस है कि किस तरह से जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है, या अगर हम बात करें जो एग्जाम्पल्स या जो कंटेंट न्यूज़ में मैंशनड है, न्यूज़पेपर में मैंशनड है, वो किस तरह से जो हम एज अ आंसर मतलब एज आंसर में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो ये हमारा पूरा का पूरा इनिशिएटिव है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो है वो हम सेपरेट लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी डेमो क्लास हमने ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम हर रोज जो है वो 1 आवर क्लास करेंगे। मेन फोकस रिवीजन की तरफ रहेगा, जिसमें हम प्री और मेंस दोनों की तरफ फोकस करेंगे, यानी कि हम करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर आपको नोट्स, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्लस मंथली मैगजीन भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इस इनिशिएटिव में हमारा टारगेट रहने वाला है कि हम जो है वो 15 मंथ, लास्ट 15 मंथ्स के करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे, मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जो है वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो देखो, सबसे पहले हम जो है वो एक कोट के साथ शुरू करेंगे, और ये कोट जो है वो अरिस्टोटल के साथ डायरेक्टली लिंक करता है। इन्होंने कहा है कि द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर, द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। बट द फ्रूट क्या है, वो मीठा होगा। मतलब जड़े जो है वो मान सकते हैं कड़वी, यानी कि जब फेज हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो, लेकिन जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा जो है वो मीठा होगा। रिजल्ट जो है वो हमेशा जो है वो क्या होगा, स्वीट होगा। ऐसा जो है वो अरिस्टोटल ने यहाँ पर कहा। तो सबसे पहली जो न्यूज़ रहेगी हमारी वो रहेगी डी गुकेश के रिगार्डिंग, यानी कि वर्ल्ड चेस चैंपियन। और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एक, और हिस्ट्री क्रिएट की है कि यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इन्होंने चाइना की अगर हम बात करें, डिंग लेरिन को जो है वो डिफीट किया है इसमें चेस चैंपियनशिप में, और यंगेस्ट चेस चैंपियन बन गया है। इनका सपना था, और जो सपना इन्होंने देखा वो फाइनली अचीव भी किया। हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है ये, कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो फाइनली जो है वो हम उसको अचीव भी करते हैं, अगर हम फुल जो है वो फुल एफर्ट्स जो है वो डालते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना, ये जो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली लाइक आपका हाई कोर्ट एग्जाम हो गया या फिर पुलिस पटवारी, इसमें ये पूछा जा सकता है कि रिसेंट वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है। प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि किसको डिफीट किया उन्होंने, या जो डिफीट किया उनको वो पर्सनैलिटी कहाँ से है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन से लिंक करती है न्यूज, जिसमें कैबिनेट अप्रूव्स बिल ऑन साइमल्टेनियस पोल। साइमल्टेनियस पोल यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफी न्यूज में चल रखा है, और ये टॉपिक जो है वो GS2 से लिंक करता है। आप इसको GS2 में गवर्नेंस से भी लिंक कर सकते हैं, और करंट बेस्ड भी जो है वो क्वेश्चन हम यहां से बना सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का सबसे पहले जो मीनिंग अगर हम समझे तो वो ये होता है कि लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट कराना, यानी कि MP MLA। ये कंसेप्ट भारत के लिए नया नहीं है, इससे पहले भी जो है वो 1967 तक जो है वो हमारे अप्रोक्सीमेटली साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, जब स्टेट और जो आपका MP MLA उनके इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं। अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो एक कमेटी बनाई गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको जो है वो चेयर किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। और उन्होंने रेकमेंड किया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, और इनकी रिकमेंडेशन को यूनियन कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया। देन उसके बाद बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो रखा है। अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी बन रखे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग, आर्गुमेंट इन फेवर और आर्गुमेंट अगेंस्ट। तो हम इसी तरह से इसको सिंपली पढ़ेंगे। तो आर्गुमेंट इन फेवर की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहां पर हम बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर, अगर लगातार इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे लगातार खर्चा होता है, तो वो जो एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज हो रहा है वो कम होगा, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा, ऐसा माना जा रहा है। प्लस फ्रीक्वेंट इलेक्शन डिसरप्शन, हर महीने इलेक्शन देखे जाते हैं, हर साल में 4-5 बार तो इलेक्शन ही होता है, कभी इस स्टेट में हो रहे हैं, कभी उस स्टेट में हो रहे हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, अब दिल्ली के इलेक्शंस आ गए, तो इसकी वजह से काफी चैलेंजेस रहते हैं। देन उसके बाद यहां पर गवर्नेंस की तरफ फिर फोकस नहीं हो पाता, तो दैट मींस कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, वो गवर्नेंस को भी प्रमोट करेंगे। और जो यहां से इलेक्शन ड्यूटीज, हर टाइम टीचर्स हो गए या अदर स्टाफ हो गए इलेक्शन ड्यूटी में बिजी रहते हैं, तो वो अपना खुद का ऑफिस वर्क कब करेंगे। तो इससे जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर होते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो भी अपनी ड्यूटीज के लिए जो प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। साथ में ये कंसेप्ट अगर हम बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शन का, तो उस डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनको भी स्ट्रेंथन करता है, प्रमोट करता है। लेकिन कुछ हद तक हम इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हैं अगर इसका मिसयूज होता है।
देन यहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी है कि वोटर्स का शेयर भी जो है वो इंक्रीज होगा। जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो जनरली बात है कि वोट डालने सिर्फ एक ही बार जाना है, तो काफ़ी लोग प्रीफर करेंगे कि हमें वोट डालने जाना है, तो इससे जो है वो वोटर जो टर्न आउट है वो भी इंक्रीज होगा। अगेंस्ट में अगर हम बात करें कौन कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो सबसे पहला हमें फेडरलिज्म के रिगार्डिंग कंसर्न बताना है कि इससे जो है वो यूनियन को बहुत ज़्यादा पावर मिल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी हमारे संविधान में, और हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी वो इफेक्ट करे, तो ये भी कंसर्न रह सकता है। लॉजिस्टिक कंसर्न यहाँ पर रह रहे हैं। साथ में जो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रहता है कि जो रीजनल पार्टीज है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेशन वाइड अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं तो डोमिनेशन किसका रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं पार्टीज का रहेगा जो नेशनल पार्टीज है, तो इससे जो रीजनल पार्टीज है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। और सेकंड, उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कि जो रीजनल इश्यूज हैं, ठीक है, या डिमांड्स है, उनको जो है वो टेक ओवर कर जाएंगे नेशनल इश्यूज, तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट रहेगा, फिर नेशनल इश्यूज की तरफ ही जो है वो ज्यादा फोकस किया जाएगा, रीजनल इश्यूज को यहाँ पर उतना हाईलाइट नहीं किया जाएगा। प्लस एक कंसर्न और भी यहाँ पर रहता है, वो रहता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गए लेकिन उसके बाद कोई एक स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो अब वहां पर क्या होगा, तो इस तरह के हमें जो है वो फाइनल जो है वो सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, ये भी एक कंसर्न है। वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन कौन से पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। प्रमोशन ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन सिस्टम, की जो हमारा इलेक्शन सिस्टम होगा वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। साथ में हमें प्रमोट करना है नेशनल और रीजनल इश्यूज दोनों को, हमें ऐसा नहीं करना है कि रीजनल इश्यूज को इग्नोर करना है, हमें नेशनल और रीजनल इश्यूज दोनों को जो है वो प्रमोट करना है। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल की स्पिरिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम कहते हैं, प्लस डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इनके स्पिरिट को अलाइव करना है, यानी कि इनको प्रमोट करना है। पीपल सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो वे फॉरवर्ड हम बता सकते हैं, एज इट इज आंसर में फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो हमने आंसर फॉर्म में डिस्कस किया, आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं इस आंसर को तो इक्वेशन बनाकर आप लिख सकते हो, देन हमें जो है वो टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है वो है, ये न्यूज जो है वो एज एन एग्जांपल हम इसको ऐड कर सकते हैं, कंसर्न केस स्टडी, यानी कि एसए में भी जो है आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस कंसर्न की अगर हम बात करें यहाँ पे रिगार्डिंग क्यों, तो यहाँ पर है कि 6 डाइज इन मैसिव फायर इन तमिलनाडु हॉस्पिटल। अब क्या है, यहाँ से ये एग्जाम्पल लिंक होता है एक तो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग, कि हेल्थ सेक्टर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैसिव फायर्स देखे जा रहे हैं, सबसे बड़ा कंसर्न रहता है हॉस्पिटल्स में, तो आप ये बता सकते हैं इवन हेल्थ के रिगार्डिंग, और इसको हम एज अ केस स्टडी भी ऐड कर सकते हैं जब भी हम जो है वो कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और हेल्थ चैलेंजेस के रिगार्डिंग भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। प्लस अर्बनाइजेशन का फैक्टर भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, लेकिन अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग जो चैलेंजेस है वो आपका हेल्थ इंस्टीट्यूशंस रह सकते हैं कि वहां पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले जा रहे हैं, तो अनसाइंटिफिक जो डेवलपमेंट होती है उसमें हम एक एग्जाम्पल जो है वो ये भी डाल सकते हैं, जो कि फायर्स देखी जा रही है बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो है वो सिटीज में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लोकसभा पासिस बिल टू अमेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो सबसे पहले तो देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये ईयर याद रखना बहुत जरूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक लिंक करता है GS3 के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसके रिगार्डिंग अगर हम एक्ट की बात करें तो फीचर्स हमें पता होने चाहिए एक्ट के, सिग्निफिकेंस क्या है, लूप होल्स क्या क्या है, और रिसेंट अमेंडमेंट, ये सभी जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसको हम पूरा आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें फीचर्स की, तो देखो जब भी हमें 120 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें कंसाइज वे में लिखना होता है, तो हम यहां पर सीधा बता सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि सेवरल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बनाए गए, इसमें हम NDRF और SDRF के बारे में बात कर सकते हैं। देन उसके बाद यहां पर जो अदर जो इंस्टीट्यूट्स बनाए गए उसमें सबसे पहला आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को बनाया गया और इसका जो मेन टारगेट था वो था ट्रेनिंग, रिसर्च और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो हम इसको साथ में ही लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि इसका मेन काम क्या है, ताकि हम जो है वो कीवर्ड्स में अपने आंसर को कवर करें। फिर उसके बाद यहां पर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को बनाने का टारगेट भी जो है वो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इनका एक फीचर रहता है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करे डिजास्टर मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल प्रोविजंस की फाइनेंस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर जो फीचर रहता है। प्लस साथ में लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना रिगार्डिंग प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। प्लस साथ में याद रखना है कि पोस्ट डिजास्टर मेजर्स ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम एट द एंड इंक्लूड कर सकते हैं और एक सीक्वेंस में बना सकते हैं पूरे के पूरे पॉइंट्स को। तो इसमें हम बता सकते हैं पोस्ट डिजास्टर जो मेजर्स है उसमें कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जो लोग बचे हैं या जो लोग इफेक्ट हुए उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी सरकार का जो है वो टारगेट रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में।
अब हम बात करेंगे रिसेंट अमेंडमेंट के बारे में। तो 2024 का ये बिल है, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, और इसमें जो मेन फीचर्स अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर यहां पर जो आता है वो आता है कि अथॉरिटी टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रिपेयर प्लान, यानी कि जो अथॉरिटी रिगार्डिंग प्लान्स प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर मैनेजमेंट वो किसको दी जाए, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाए। साथ में यहां पर न्यू फंक्शंस को भी ऐड किया गया जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना या टेकिंग पीरियड स्टॉक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये भी एक फंक्शन यहां पर इंक्लूड हुआ है। प्लस साथ में डाटाबेस प्रिपेयर करना, ये भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो यहां पर इंक्लूड हुआ है। प्लस अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाने की बात भी जो वो इस बिल में की जा रही है, और बिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इंपावर करता है टू कंस्टिट्यूट स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एसडीआरएफ को यहां पर बनाने की बात जो है वो की गई है। इश्यूज भी हैं इस बिल के रिगार्डिंग। सबसे पहला तो ये रहता है कि जो डिजास्टर की डेफिनेशन है उसको यहां पर रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। सेकंड, उसके बाद फाइनेंशियल जो आपके कंसर्न्स है, फाइनेंशियल चैलेंजेस स्टिल पेंडिंग है, उनके ऊपर यहां पर बात नहीं की गई है। और सेंट्रलाइजेशन को यहां पर देखा गया है, यानी कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज करने की बात की गई है। जहां पर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज अप्रोच की, तो वहां पर जो है वो इस एक्ट के थ्रू जो है वो कोशिश की गई पावर को सेंट्रलाइज किया जाए। तो यहां पर कुछ इश्यूज, फीचर्स और जो हमारा बेसिक जो 2005 का एक्ट है उसको हमने डिस्कस किया। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ सीज फायर इन गाजा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत ने जो है वो सीज फायर के लिए जो है फेवर किया है। तो ये टॉपिक जो है वो आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है और GS2 के लिए हमें हेल्प करेगा। अब देखो, भारत का कोई डिसीजन, यानी कि भारत ने स्टेप लिया गाजा सीज फायर को यहां पर रोकने के लिए, जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आया था। तो उसमें जो है वो भारत ने क्या कहा कि सीज फायर होनी चाहिए और भारत ने इसको सपोर्ट किया। अब सीज फायर का मतलब क्या हो गया यहां पर, इसके बाद कहा कि जो अनकंडीशनल रिलीज ऑफ जितने भी जो होस्टेजेस है उनको रिलीज किया जाए, ऐसा जो है वो भारत ने यहां पर कहा। दोनों मेंबर्स को रिलीज, दोनों जो पार्टीज है गाजा क्राइसिस में इन्वॉल्व, इजराइल और दूसरी साइड लेबनान, तो इनको जो है वो क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। पैलेस्टीन जो इशू है रिफ्यूज, उनको भी यहां पर जो रिलीज करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और गाजा जो रीजन है, अगर हम बात करें वेस्ट एशिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा मैप बेस्ड जिसको कवर करना जरूरी रहेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद भारत की अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारत कौन कौन से इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है, तो सबसे पहला भारत जो है वो डिप्लोमेटिक टॉक्स की तरफ जाता है कि वॉर नहीं चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, डिप्लोमेटिकली जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, रिसेंटली इंडिया और चाइना ने जो बॉर्डर इश्यूज है उनको डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया। देन उसका पीस को प्रमोट करना और अवॉइड करना वॉर्स को, ये हमारा मेन टारगेट है। वन वर्ल्ड वन फैमिली कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं कि हम सभी जो है वो एक ही परिवार है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जो है वो भारत का फोकस रहता है मेन, जिसमें हम स्टेबिलिटी और एम्पावरमेंट दोनों की बात करते हैं। तो इन दोनों को हम एक साथ लिंक भी कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम पे अगर हम बात करें, और भारत जो है वो इसके लिए जो है वॉइस रेज करता है। इसमें भारत जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो है भारत ने लॉन्च कर रखे हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, या इस तरह से बहुत सारे अदर इनिशिएटिव्स भी हैं जो भारत प्रमोट कर रहा है। इवन भारत का जो टारगेट है 2070 तक जो है वो हमें जो है वो नेट जीरो इमिशन को अचीव करना है। तो ये भी हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। काउंटर जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, लाइक टेररिज्म हो गया, अर्बन नक्सलिज्म हो गया, या फिर अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग साइबर टेररिज्म, या फिर AI का मिसयूज, तो ये सभी को काउंटर करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और भारत इनके अगेंस्ट जो वॉइस रेज करता है। रिफॉर्म्स की डिमांड भारत करता है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि अब ये पुराने इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं, अब इन्हें रिफॉर्म्स करना चाहिए प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। देन बैलेंस स्ट्रेटेजी को प्रमोट करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम बता सकते हैं कि जो रीजनलिज्म का जो एक कंसेप्ट है जो स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा भारत जो वो यहां पर कहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, हम इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। यहां पर हमने इसको इसलिए डिस्कस किया, देखो ये जनरल पॉइंट्स है, ऑलमोस्ट सभी के माइंड में रहते हैं, लेकिन अगर हम इसको रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो हमेशा माइंड में रहेंगे। देन उसका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर केन बेतवा लिंक की जो रिवर्स है उनके लिंक करने की बात की जा रही है, और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर जी रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना है कि 25 दिसंबर को अगर हम बात करें तो बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल जी की, और यहाँ पर जो है वो इसको गुड गवर्नेंस डे भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देन केन बेतवा की अगर हम बात करें तो ये
केन जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है और यूपी में जो है वो आपका बेतवा, इन दोनों रिवर्स को लिंक किया जाएगा। और लिंक करने का जो मेन कारण है वो है जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर जो है वो सूखा पड़ा हुआ है, वो ड्रफ प्रोन रीजन है और यहाँ पर जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना मेन टारगेट है सरकार का। इसमें जो कंसर्न्स रेज हुए थे, एनजीटी ने काफी सारे इश्यूज यहाँ पर रेज किए थे। सबसे पहला एनवायरमेंटल, दूसरा इकोलॉजिकल और तीसरा सोशल लेवल पर। एनवायरमेंटल और इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन होगी, इकोलॉजी पर इंपैक्ट पड़ेगा, और सोशल अगर हम बात करें तो लोकल पीपल जो है उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस केन बेतवा लिंक। देन उसके बाद केन बेतवा की अगर हम बात करें तो ये ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर की, और दोनों कहां पर ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आजकल काफी न्यूज में रह रहा है। अभी 56th जो है वो टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, ठीक है, और 57th आई थिंक शायद 56 टाइगर रिजर्व जो रत्तापानी टाइगर रिजर्व अभी बनाया गया, वो इंपॉर्टेंट रहता है। और केन की अगर हम बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व से पास करते हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था 1973 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में लॉन्च किया गया। एक एलिफेंट हो गया और तीसरा हो गया क्रोकोडाइल। तो तीन इंपॉर्टेंट है, क्रोकोडाइल, एलिफेंट और आपका टाइगर रिजर्व। तो टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, ये तीनों जो है वो ईयर याद रखने काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, एक तो आर्टिकल आता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, वो आता है आर्टिकल 262। ये आर्टिकल याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको आंसर लिखने के लिए आएगा तो आप इस आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं। देन आर्टिकल जो आपका हमारा है 262, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड उसका देखो क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछ रखा है यहाँ पर यूपीएससी में, और ये जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड अ वेरिएबल solutions to the multidimensional interrelated problems of drought, floods and interrupted navigation critically examine। तो हमें ये स्टेटमेंट को जो है वो क्रिटिकली एग्जामिन करने हैं और इसका आंसर जो है वो 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं और आप हमें शेयर भी कर सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के रिगार्डिंग है अर्बन एरिया में स्पेशली। तो यहाँ पर जो डाटा मेंशन्ड है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग अनऑक्युपाइड। तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि टोटल 122.6 लाख सैंक्शंस हुए थे हाउस होल्ड्स, जिसमें से अगर हम बात करें ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अंडर दिस स्कीम, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और सो फार 83.32 लाख हाउस होल्ड्स हैव बीन ऑक्युपाइड। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कंप्लीट हो चुके हैं इतना वर्क। तो हम इसको डाटा को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन आवास योजना की अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसको लॉन्च किया गया 2015 में अर्बन सेक्टर के रिगार्डिंग, जिसमें टारगेट किया गया है कि 1 करोड़ से ऊपर जो है वो स्लम्स को जो है वो हाउस होल्ड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि 1 करोड़ से ऊपर जो है वो हाउस होल्ड बनाए जाएंगे, लोगों को घर प्रोवाइड करेंगे। और रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2016 में, या ईयर भी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 2016 में जो इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें हमारा जो टारगेट है वो है 2 करोड़ हाउसेज प्रोवाइड करना रूरल रीजन में। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, पूरी के पूरे हाउसिंग फॉर ऑल, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अर्बन रीजन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सेक्टर के लिए, तो यहाँ पर जो फीचर्स है ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स विद वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉयलेट, हम इसको डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया, गवर्नमेंट ने ये बता रखे हैं। वुमेन इंपावरमेंट की तरफ फोकस है यहाँ पर। सेकंड थर्ड जो आता है वो होता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर। फोर्थ बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। और फिफ्थ अगर हम बात करें तो एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के ये 5 कोर इनिशिएटिव्स हैं, हम इनको डायरेक्ट जो है वो अपने आंसर में जो है वो बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 9 ईयर जो वो कंप्लीट हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट को। ये GS3 का टॉपिक है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से लिंक करता है। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, पेरिस यानी कि फ्रांस में समिट हुआ था। COP21 हुई थी। और इसमें अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने जो है वो ये कंडक्ट करवाया था। और COP जो है वो 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। COP29 अभी रिसेंटली हो रखी है अजरबैजान बाकू में, और COP30 जो है वो आपका ब्राजील में होगी। तो ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी। देन यहाँ पर जो मेन टारगेट था वो ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उसको रोकना। यहाँ पर टारगेट किया गया था कि 2.0 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हमें टेम्परेचर को रोकना है। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो फाइनली 2 पॉइंट तक तो है, लेकिन 5 डिग्री तक पॉसिबली हमें रोकना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक। इसने रिप्लेस किया था जो काइटो प्रोटोकॉल हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हमें इनिशिएटिव्स लेने हैं। यानी कि अर्लियर जो काइटो प्रोटोकॉल जो एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, उसको रिप्लेस किया था पेरिस एग्रीमेंट ने। और पेरिस एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2015 में यहां पर हमने जो है वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अडॉप्ट किया है, जिसमें 17 जो है वो गोल्स और 169 टारगेट्स है। अचीव करने का जो हमारा प्लान है वो है 2030 तक। और भारत जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इन टारगेट्स को अचीव करता चल रहा है अभी।
देन उसके बाद यहां पर बात की गई थी, इसके बाद एक रूल बुक भी प्रिपेयर की जाएगी, प्लस साथ में नेशनल डिटरमाइंड गोल्स, ये टारगेट किया गया था कि ये गोल्स होने चाहिए या जो हमारे टारगेट्स होने चाहिए वो क्लियर बताने चाहिए कि हमारे क्या कंट्रीब्यूशंस है 5 साल के लिए, और हर सरकार को जो है वो सबमिट करना है ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पेरिस एग्रीमेंट में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस साथ में यहां पर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की भी बात की गई थी, ताकि क्लाइमेट चेंज पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हम जो है वो रिड्यूस कर सके, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको भी एड्रेस किया जा सके। और डायरेक्टली जो है वो ये लिंक करता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग कंसर्न रहता है, और फिर उससे जो है वो राइज ऑफ सी लेवल, ये भी हम जो है वो कंसर्न यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रखे हैं, और ये इनको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें PMX 5 प्लेजेस, यहां पर हमारे 5 प्लेजेस रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हमें नॉन फॉसिल एनर्जी की तरफ जाना है 500 गीगावाट बाय 2030, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी हम कितनी 500 गीगावाट बाय 2030, इसको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा टारगेट है कि इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो वही हमारा यहाँ पर टारगेट आ गया, 2030 तक हमें अचीव करना है। इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम 2030, अभी से लेकर 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम 1 बिलियन टन जो है वो कार्बन एमिशन को रोकेंगे, कम करेंगे। साथ में यहां पर टारगेट फोर्थ और भी आता है कि बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%, इसमें हमारा टारगेट है। प्रीवियस जो है हमारा 35% टारगेट था, लेकिन अभी हम इसको 45 पर लेकर गए हैं। साथ में नेट जीरो का टारगेट भी है हमारा कि हमें 2070 तक जाओ नेट जीरो अचीव करना है। नेट जीरो होता क्या है? नेट जीरो रेफर टू द बैलेंस वेयर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज are offset by the absorption of an equivalent amount from the atmosphere. Experts see net zero target as a critical measure to successfully tackle climate change and its devastating consequences. तो मतलब क्या है नेट जीरो का मतलब क्या होगा? इन शॉर्ट क्लियरली हम समझे कि जब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं कि जितना इमिशन हो रहा है उतना जो है वो एनवायरमेंट में बैलेंस भी बन रहा है। साथ में जो एक्सपर्ट्स है वो ये कहते हैं कि ये क्रिटिकल मेजर है जिसमें हम जो है वो क्लाइमेट चेंज को जो है वो टैकल कर रहे हैं और सक्सेसफुली जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको भी जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। प्लेज यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का जो टारगेट है वो 2060 तक का है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 2050 तक का, और भारत का टारगेट है 2070 तक का। यूरोपियन यूनियन का टारगेट कब का है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो हम सभी को साथ में लिंक करके पढ़ रहे हैं ताकि करंट अफेयर के साथ हमारी प्रॉपर रिवीजन भी हो। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एट यूएनएससी 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान जो है वो 2 साल के लिए जो है वो मेंबर बनने वाला है, नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये टॉपिक आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और GS2 का ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेशली यहां पर जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो यहां पर जब पाकिस्तान के पास जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट जाएगी तो काफी सारे कंसर्न्स हमारे रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर रेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले एंटी इंडिया अप्रोच जो है वो फॉलो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू, सबसे पहले पॉसिबिलिटी यही मानी जा सकती है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर इशू को जो है वो रेज कर सकता है, कश्मीर इशू को जो है वो रेज कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। प्लस साथ में जो टेररिज्म की वेव हमने शुरू कर रखी है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो वेव जो है वो शुरू कर रखी है हमने, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी हमारी, तो उसको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर रेज कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पर बता सकता है कि पाकिस्तान के जो अटेम्प्ट है इस्लामोफोबिया को स्प्रेड करने का अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, वो भी जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि तालिबान के साथ जो है रिलेशंस को इंप्रूव करने की बात जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पे, जिसमें भारत का जो मेन एजेंडा रहता है वो पीस कीपिंग और क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग रहता है। तो भारत पीस कीपिंग और क्लाइमेट चेंज के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है इन यूएनएससी। देन उसके बाद ये भी हम बता सकते हैं कि जिस तरह से हमारे और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंड है, ठीक है, इफेक्टेड है। इसमें हम बता सकते हैं रिसेंट कॉरिडोर जो आपका करतारपुर कॉरिडोर वो एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। प्लस साथ में पीपल टू पीपल कॉपरेशन हम यहाँ पर बता सकते हैं, और जो बॉर्डर इंसर्जेंट एक्टिविटीज होती है उनको एड्रेस करने के रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पर हम जो पॉइंट रेज कर सकते हैं और काउंटर कर सकते हैं पाकिस्तान को इन यूएनएससी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा काफी, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एडिटोरियल्स अभी हमें जो है वो और भी मिलने वाले हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर इंक्लूड करते जाएंगे और पूरा का पूरा एक टॉपिक प्रिपेयर कर देंगे ताकि हमें जो है वो इनफ कंटेंट मिल जाए आंसर राइटिंग के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो ये भी एक एडिटोरियल है जिसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है, और ये GS3 का जो है वो GS3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और अर्बनाइजेशन जो है वो यहाँ पर सब टॉपिक है।
अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहा गया है इस एडिटोरियल में कि द आर्टिकल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर इलेक्शन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। अब जहां पर भी बात की जा रही है अर्बन लोकल बॉडीज के रिगार्डिंग इलेक्शन की, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट आता है सेल्फ गवर्नमेंट का, और इसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रखी है 1992 में, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज को जो है वो प्रमोट किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहां पर दिया गया। लेकिन अभी रिसेंट चैलेंज जो आ रहा है वो रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज में, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो काफी कंसर्न जो है वो रेज हुआ है। अभी यहां पर जो सेवरल इश्यूज जो है वो इस आर्टिकल में रेज हुए हैं, तो सबसे पहला यहां पर बताया गया है कि डिसएम्पावर्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन, कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको डिसएम्पावर्ड किया गया है, एक तरह से उनको प्रॉपर, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ये कंसर्न रह रहा है, जिससे अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। और फाइनली इससे जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का हमारा जो कंसेप्ट है वो इफेक्ट हो रहा है। प्लस साथ में अनसर्टेनिटी एंड डिले इन इलेक्शन यहां पर बताया गया है कि रूटीन जो इलेक्शन है वो नहीं हो रहे हैं रूटीन के अकॉर्डिंग, और इससे जो है वो आपका जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज पर जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखी जाती है। प्लस साथ में ये भी रहता है कि जो कंसेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट या गवर्नमेंट एट ग्रास रूट, वो भी यहां पर जो इफेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है हमारा, कि हमें जो है वो स्टेट लेवल, लोकल लेवल और नेशनल लेवल, इन सभी लेवल पर जो है वो पीपल्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार में लेकर जानी है, तो वो भी इफेक्ट होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कंट्रोल बनाकर चल रही है इलेक्शन बॉडीज के ऊपर, तो ये स्टेट मोनोपोली रहती है, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है वो डायरेक्शन रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का इफेक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन पर जो है वो यहां से इफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद नेग्लेक्ट नेशनल डिस्कोर्स, The national discourse on simultaneous election often overlook the importance of urban local bodies। तो अर्बन लोकल बॉडीज या जो अर्बन लोकल जो गवर्नेंस सिस्टम है तो उसकी तरफ ये लिंक करता है। और स्पेशली हम बात करते हैं जब वन नेशन वन इलेक्शन की, तो वहां पर स्टेट और नेशनल की बात की जा रही है, तो अर्बन जो रीजन है वहां पर किस तरह से इलेक्शन होंगे, या जो रूरल एरियाज है, जो लोकल बॉडीज है, वहां पर इलेक्शन किस तरह से होंगे, ये कंसेप्ट भी यहाँ पर जो है रेज किया गया और इसके रिगार्डिंग इशू किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि अर्जेंट रिफॉर्म्स चाहिए टू एंश्योर रेगुलर एंड टाइमली इलेक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। देन उसके बाद यहां पर कहा गया है कि एम्फसाइज करना चाहिए हमें टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, की स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंपावर करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन इलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट एकदम, और प्रमोट करने की जरूरत है ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होल्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाकर चल रही है स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो यहां पर हमें डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी को जो है फॉलो करना चाहिए। प्लस साथ में जो एड्रेसेस है, बाय एड्रेसिंग दीज इश्यूज इंडिया कैन स्ट्रेंथन लोकल डेमोक्रेसी एंड इंप्रूव द गवर्नेंस इन द सिटीज। जो हमारी अर्बन एरियाज है या अर्बन सिटीज अगर बात करें तो उसमें गवर्नेंस सिस्टम को जब हम और प्रमोट कर सकते हैं। फिर इसमें आप रिसेंट इश्यूज को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे चंडीगढ़ मेयर इशू हुआ था, या फिर अगर बात करें सोलन मेयर इशू हुआ था जिसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आ रखे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, तो साथ के साथ में इनको पढ़ सकते हैं। देन उसका लास्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो है बीजिंग्स वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। ये टॉपिक जो है वो GS3 का है और एयर पोल्यूशन से लिंक करता है, प्लस हम इसको गवर्नेंस में GS2 में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये कहा गया था कि 1990s में जो है वो जब जो है वो चाइना ने रैपिड ग्रोथ को प्रमोट करना शुरू किया, तो वहां से काफी पोल्यूशन देखा गया, और 2015 में जैसी कंडीशन अभी दिल्ली की प्रेजेंट टाइम में है वैसी कंडीशन बीजिंग की थी। लेकिन चाइना ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे जो है वो एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई, और इंडिया भी जो है वो ये स्ट्रेटेजी को जो है अपने माइंड में रख सकता है। यानी कि जब हम आंसर राइटिंग लिखेंगे तो हम वहां पे चाइना का जो मॉडल है रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन हम उसको बता सकते हैं, अपने आंसर में एज एन एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं। तो 1990s में जब रैपिड ग्रोथ चाइना ने प्रमोट करी तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट आए बहुत सारे, जिससे एयर पोल्यूशन हुआ। तो चाइना यहाँ पर 20 ईयर प्लान लेकर आया था, जिसको उसने इंप्लीमेंट कर रखा है 3 फेजेस में। सबसे पहले 1998 से लेकर 2008 तक, फिर उसके बाद 2009 से लेकर 2012 और 2013 से लेकर 2017। इसमें उन्होंने जो है वो प्लान्स बनाए और टारगेट्स बनाए, और फिर किस तरह से उसे अचीव करना है ये भी जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस हो रखा है। तो इसमें हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो ये आर्टिकल है सक्सेसफुली जो एफर्ट्स थे चाइना के उनको डिस्कस करता है एयर पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए, और ऑलमोस्ट ये कहा गया है कि 2013 से 17 के बीच में जो है वो पोल्यूशन लेवल बिल्कुल मोर देन हाफ कम हो गया था। इतना कम जो है उन्होंने अचीव कर लिया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है बीजिंग की। और इसमें अगर हम बात करें 1/3, देखो बीजिंग was able to reduce its pollution by 1/3। 2019 तक जो है 1/3 तक पहुंच गए थे और 2017 तक ऑलमोस्ट हाफ। तो यहां पर जो है वो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया कि क्या क्या इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टेशन उसको इंप्रूव किया, कि जो व्हीकल एमिशन हो रहा है उसको एड्रेस किया जा सके। और यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया, और ओल्ड जो व्हीकल्स है उनको स्क्रैप, उनको बाहर निकाल दिया। यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया, यानी कि अपने पर्सनल व्हीकल्स को अवॉइड करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करो। साथ में स्ट्रिक्टर रेगुलेशन
एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, जो आपका जो इंडस्ट्रियल एमिशन है उस पर जो है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो उन्होंने लगाई। यहाँ पर जो है वो दिस इन्वॉल्व इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट, उनके लिए जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जो उनको वायलेट कर रहा है उनके ऊपर बैन और साथ में फाइन भी लगाया गया। तो इससे जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट हुआ और रिस्ट्रिक्ट भी हुआ। देन उसका रीजनल कोलैबोरेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। बीजिंग ने वर्क किया नेबरिंग रीजन्स के साथ, स्पेशली यहाँ पर टारगेट किया कि जैसे बीजिंग का जो रीजन है, ठीक है, उसके आसपास में एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, तो वहां से अगर कोई पोल्यूटेंट इंक्रीज और रेज हो रहे हैं तो वो थ्रू एयर जो है वो बीजिंग में एंट्री कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन की तरफ टारगेट किया। यानी कि यहां पर यह कहा गया है कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, इनको कोसने से फायदा नहीं होगा। इन केस ऑफ स्टबल बर्निंग कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी, और स्टबल को जो है वो सस्टेनेबल वे में जो है वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो है वो हमें मैसेज मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो लेसन है बीजिंग जो एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, उसको दिल्ली जो है वो टेक ओवर कर सकता है। दिल्ली जो है एज एन एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं, और उससे जो है वो क्या होगा कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, ताकि हम जो है वो एक रीजनल कॉपरेशन को भी प्रमोट करें और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज को भी जो है वो इंप्लीमेंट करें, और एक तरह से जो है वो हम जो फाइनल सोल्यूशन लेकर आए दिल्ली एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। आई होप जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ।